हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं सुदर्शन वाली और आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स वाली इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना जो 9th स्टैंडर्ड का जो न्यू सिलेबस आया है, न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, इसमें जो सेकंड चैप्टर दिया है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। ये चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल है, स्कोरिंग है। सिर्फ आपको यहाँ पे फोकस करना है सारे कंसेप्ट के ऊपर। ओके, अगर कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे आपके तो ये चैप्टर के अंदर आपको आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलो फिर बिना किसी देरी के हम क्या दिया है, सबसे पहले हमें समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग। इट इज अ कॉम्बिनेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब कोई एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल के तौर पे हम ए से लेके जेड तक कोई भी एक अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं स्मॉल लेटर में। और न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई एक नंबर हो सकता है, कोई एक रियल नंबर हो सकता है। ओके, और इनका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब वो प्लस से जुड़ा होगा, माइनस से जुड़ा होगा, डिवीजन से जुड़ा होगा या मल्टीप्लाई से जुड़ा होगा। इनमें से किसी ऑपरेटर, किसी एक ऑपरेटर के साथ या फिर मल्टीपल ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ऐसे एक्सप्रेशन को बोला जाता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें सिर्फ पढ़ना है पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है पहले वो भी समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा 3x प्लस 5, यह एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जिसमें 1/x प्लस 7, और थर्ड नंबर का एग्जांपल लेता हूँ x⁻² प्लस 7। अब इन तीनों एग्जांपल में कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन से अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है? देखो, इन तीनों में तीनों के तीनों जो एग्जांपल है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या? ऐसे एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल की जो पावर है ये -2 है, मतलब ये होल नंबर नहीं है। तो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। सेम थिंग यहाँ पे सेकंड में देखो, ये 1/x है। अभी आप बोलोगे कि सर इसकी पावर तो 1 है, तो फिर तो ये होल नंबर हो गया। नहीं, ये 1/x को क्या मैं x⁻1 लिख सकता हूँ एज पर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर ये पावर नीचे है तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर में जाते समय ये निगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब इसकी पावर भी निगेटिव है, ये होल नंबर नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन ये सिर्फ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं। तो फिर इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा एक्सप्रेशन है? सिर्फ फर्स्ट वाला। तो हमें ऐसे ही एक्सप्रेशन देखना है जो पॉलिनोमियल होंगे। और तो और ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें हमें सिर्फ वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो चलो फिर अभी हम एक एग्जांपल लेके सारी चीजें थोड़ी और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया है 4x प्लस 5y प्लस 3। तो इसमें 4x 5y और 3 ये जो टर्म्स है ये प्लस ऑपरेटर से सेपरेट हुई है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? एक इंडिविजुअल टर्म बोलेंगे। ओके, और इसमें ये जो अल्फाबेट यूज किए गए हैं, इन अल्फाबेट्स को बोला जाता है वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ये चेंज होती रहती है एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, अभी ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में 4x में x वेरिएबल है और x के साथ जो नंबर आया है जिसको बोला जाता है न्यूमेरिकल फैक्टर। क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल फैक्टर। किसी एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर वेरिएबल के साथ जो नंबर कनेक्ट होता है, और ये एक बात हमेशा ध्यान में रखो, वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई से ही जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि 4x, 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय x, ऐसा उसका मीनिंग, ऐसा मेरा कहने का मीनिंग है। तो ये जो 4 है ये x का न्यूमेरिकल फैक्टर है, तो इसीलिए 4 को बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। और ये जो सेकेंड टर्म है 5y, इसमें y तो वेरिएबल है और y के साथ किसको कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? 5। तो 5 क्या है? 5 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y। और व्हाट अबाउट थर्ड? तो ये जो लास्ट में जो है वो क्या है? तो ये है एक कांस्टेंट नंबर। ओके, ये सारी चीजें बच्चों आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में डिटेल में पढ़ी है, मैं कोई इसमें ज्यादा डिटेल जाना नहीं चाहता हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी देखो, हमें कौन सी पॉलिनोमियल पढ़नी है। जनरली हम इस चैप्टर में ऐसे ही पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया गया होगा। ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाएगा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल या फिर यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल की जो पावर है वो अलग अलग नंबर हो सकती है।
एक ही पॉलिनोमियल में, जैसे कि x⁴ प्लस 3x² माइनस 2x³ अभी देखो ये पूरी की पूरी सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है, तो ये जो जितने भी टर्म्स है इन टर्म्स की पावर अलग अलग हो सकती है। ओके, तो अभी नीचे और एक एग्जांपल दिया है 5y³ प्लस 5y² प्लस 2y माइनस 1। तो इसमें अभी हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है y³ की, इसका कोएफिशिएंट क्या है 5। ये जो सेकेंड टर्म है वाई स्क्वायर, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता है उसका कोई विषण, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर 1 कंसीडर किया जाता है। साइन को भी हमें कंसीडर करना है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो इसीलिए हमने पॉजिटिव साइन को इग्नोर कर दिया। अभी ये जो y है, ये y के साथ कौन सा नंबर है 2, तो इसका मतलब y का कोई विषण है 2। देखो ध्यान से सुनो, y³ एक अलग टर्म है, वाई स्क्वायर अलग टर्म है। हमें पावर के हिसाब से कोई विषण बताना जब होगा, तब आपको एक बात इंश्योर करना है कि एक्चुअल में मुझे कौन से पावर का कोई विषण पूछा है, कौन से वेरिएबल की पावर क्या है, और उसके हिसाब से ही कोई विषण डिसाइड करके देना है। और लास्ट में जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आता है उसको बोला जाता है कांस्टेंट। ओके, तो चलो फिर बढ़ते हैं हम आगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में ये जो पहली जो टर्म है इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 2, और ये जो y है इसकी पावर है 1। मतलब एक ही पॉलिनोमियल में अलग अलग पावर है 3 2 1, लेकिन हमें क्या चाहिए डिग्री। डिग्री मतलब क्या, इन तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसका मतलब ये पूरे की पूरी जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री है 3, ऐसे उसका कहने का मतलब है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इज 2, तो इसीलिए पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। अभी ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल z यूज किया है, z की पावर क्या है 1, जनरली पावर 1 होती तो लिखते नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम पावर है 1, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। और अगर कोई कांस्टेंट नंबर आता है, कांस्टेंट यानी नॉन जीरो, कांस्टेंट यानी कौन सा नंबर, नॉन जीरो, मतलब जीरो छोड़ के कोई दूसरा नंबर अगर कांस्टेंट होगा, तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है फिर, जीरो पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या, वो जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल में सिर्फ जीरो ही एक नंबर है, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, डिग्री नॉट डिफाइन किसकी, जीरो पॉलिनोमियल की। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है। ओके, डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर जीरो होती है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। और किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। यहाँ पे आपको एक एक एग्जांपल लेके समझाया गया है। और किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 होगी तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला एक्सरसाइज जो है 2.1, जिसमें आपको सिंपली क्या बताना है, डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन को फिर से दोबारा लिखता हूँ, 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये ऐसा एक्सप्रेशन है स्टार्टिंग पहला। तो इसमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर लिखना कैसे, आपको ये पहला क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखना है। ये एक्सप्रेशन के आगे इज इक्वल टू का साइन करके लिखना नहीं है, ये गलत है। ऐसे लिखोगे तो आपको आंसर का जो आपने जो आंसर लिखा है उसका कोई वेटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा। आपको वर्ड में लिखना है डिग्री इज इक्वल टू 2। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल है y³ प्लस 2y माइनस 1, तो इसका आंसर क्या होगा, डिग्री, डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 3, तो डिग्री हो गई 3। थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है, -9, -9 ये नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है। और फोर्थ नंबर का जो एग्जाम्पल है इसकी डिग्री क्या होगी,
डिग्री इज इक्वल टू 4th नंबर की, यहाँ पे z है और इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो इस तरीके से आपको आंसर वर्ड में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 1। आपने तो इसका इक्वेशन का मीनिंग ही बदल दिया। ऐसा करना नहीं है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? ऐसी चीजें लिखोगे तो गलत माना जाएगा। एक्सप्रेशन के सामने इज इक्वल टू लिख के आंसर देना नहीं है, स्पेशली व्हेन यू राइट डाउन द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। मतलब आपको 3 एग्जांपल देना है जिसमें एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल पहला लिखता हूं मैं डिग्री 1 के लिए। डिग्री 1 के लिए मैं कोई भी एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि x प्लस 5 हो गया आंसर। अभी डिग्री 2 के लिए, ये फर्स्ट के लिए हो गया। अभी हमें डिग्री क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो डिग्री 2 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ओके, या फिर आपने सिर्फ 2m स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ डिग्री के बारे में बोला है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होनी चाहिए जिसमें 3 टर्म्स होने चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए जिसमें सिर्फ 1 टर्म होनी चाहिए, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो आप अपने हिसाब से 2 या 3 टर्म्स या फिर सिंगल टर्म में भी लिख सकते हो। और थर्ड नंबर का एग्जांपल है जिसमें हमें डिग्री चाहिए 3। डिग्री क्या चाहिए, 3। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंपली एक्स क्यूब, ये भी चलेगा। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, सॉरी डिग्री इज 3। चाहे तो आप इसमें और 2-3 टर्म ऐड कर सकते हो, लेकिन पावर डिग्री 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पावर 3 से बड़ी लिख दी, इसका मतलब उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ओके, सिंपल था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये क्या है, एक्स क्यूब है। इसका मतलब आपको सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है और ऐसे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लिखना है जिनकी डिग्री 2 और 3 होनी चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल लिखता हूं मैं, x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अभी आपको क्या लिखना है, कोएफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ढूंढो। देखो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म में कौन सा नंबर है उसके साथ, 6, तो आंसर आएगा 6। अभी क्या चाहिए हमें, कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट चाहिए मुझे, एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, कहाँ पे, ये वाला एक्स क्यूब की टर्म है। ये एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर है, 3, लेकिन उसका साइन भी लेना है हमें, तो कोएफिशिएंट होगा -3। बस हो गया आंसर। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे 2.1 एक्सरसाइज में। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको 1 और 2 मार्क्स के लिए आएंगे बच्चों पेपर में, तो लाइव तो झिंगा लाला है, तो अच्छे से करना इनको सॉल्व। चलो बढ़ते आगे। आगे क्या बोला है, राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। ये पॉलिनोमियल है और हमें कोएफिशिएंट किसका लिखना है, सिर्फ z का। z की पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ये एक्सप्रेशन में तो z की पावर 3 और z की पावर 2 है। मतलब इस एक्सप्रेशन में सिर्फ z की जो टर्म है जिसकी पावर 1 है, ये टर्म यहाँ पे एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 है। तो उसको कैसे रीअरेंज, उसको कैसे लिखेंगे हम, तो उसको दोबारा लिखेंगे, दैट इज करके, दैट इज 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0z। 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस 11। तो हमें कोएफिशिएंट किसका पूछा था, कोएफिशिएंट ऑफ z। तो कोएफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना, 0। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। इसमें हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट यानी सिर्फ नंबर, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता है। इन तीनों में वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पे नहीं है। तो कांस्टेंट कौन है, -10। साइन को भी हमें कंसीडर करके लिखना है। तो ये था 2.1। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो चलो फिर बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पॉलिनोमियल,
क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी लीनियर पॉलिनोमियल तो जस्ट हमने समझा ही कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे कि 3x+7 या फिर सिर्फ x या फिर m-m, ऐसे जो पॉलिनोमियल्स है जिनकी डिग्री 1 होती है उनको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। और एक बात ध्यान में रखो बच्चों, जब कभी भी डिग्री अगर 1 आती है किसी पॉलिनोमियल की, तो वहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 आती है, अगर डिग्री 2 है, तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। ओके, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 होंगी तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 होते हैं। मतलब जितनी डिग्री होगी उससे एक टर्म ज्यादा होती है। मतलब अगर डिग्री 5 है तो उसमें कितने टर्म्स होने चाहिए, टोटल 6 टर्म्स होने चाहिए। इज दैट क्लियर? अभी हमें इतना ज्यादा डिटेल में आगे क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक ये नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ अभी लीनियर के ऊपर फोकस करना है। लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए बताया मैंने, वो ध्यान में रखो। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। अब आगे क्या, इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। मतलब क्या, अगर आपको कोई एक पॉलिनोमियल दी है और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया गया है, वो वेरिएबल की जगह पे अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अभी ये वैल्यू हम अपने मन से ले सकते हैं या फिर क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे कि ये एक फंक्शन दिया है जिसमें आपको पॉलिनोमियल दिया है 2x+3, और इसमें उन्होंने बोला है कि x की जगह पे 4 को रिप्लेस करो। तो ये पॉलिनोमियल में हमने अगर x की जगह पे 4 रिप्लेस किया तो क्या आएगा, 2x मल्टीप्लाइड बाई 4+3 दैट इज इक्वल टू 11। पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 4 8 +3 दैट इज इक्वल टू 11। कभी कभी अगर x की जगह पे -6 दिया है तो सेम एक्सप्रेशन रहेगा, सिर्फ अभी x की जगह पे -6 आएगा। तो पहले मल्टीप्लीकेशन, 6 2 12, -12 और +3 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -9। ओके, और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एज अ फंक्शन। ओके, वेयर 2x+3 इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। अभी ये जो फंक्शन है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें x वेरिएबल यूज किया गया है, इसीलिए इसको बोला जाएगा दिस इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो एक मशीन है, ये मशीन के अंदर हमने ये इनपुट कुछ नंबर्स दिए हैं, और हमने मशीन को क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि ये जो हम नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं मशीन के अंदर उसमें ऐड करो 3। तो ये जो 2 है इसमें 3 ऐड किया तो हमें पहला आउटपुट मिलेगा 5। इसमें अगर हमने 3 ऐड किया सेकंड में तो हमें आउटपुट मिलेगा 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम किसी न एक एक्सप्रेशन में, ये एक फंक्शन रहेगा, ये एक फंक्शन रहेगा, और ये फंक्शन को हम एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें करना क्या है, उसके हिसाब से मशीन हमें एक रिजल्ट बना के देगी जिसको बोला जाएगा आउटपुट। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला है, एक पॉलिनोमियल दी है आपको, और वो जो पॉलिनोमियल है 5x-3। क्या मैं इसको p ऑफ x इज इक्वल टू 5x-3 ऐसे लिख सकता हूँ? अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, p का मतलब हुआ पॉलिनोमियल, और x का मीनिंग क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल में यूज किया गया हुआ वेरिएबल। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू 5x-3। और हमें उनकी वैल्यू फाइंड करना है कब, अगर मैंने इनपुट x इज इक्वल टू 0 दिया, वो इनपुट होने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, फिर दोबारा हमें एक दूसरा इनपुट देना है और फिर तीसरा इनपुट देना। तो चलो फिर अभी हम पहले के लिए सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 0 रिप्लेस करना है, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, 0-3 दैट इज इक्वल टू -3। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0। अभी हम इनपुट देंगे x इज इक्वल टू -1। अभी इनपुट क्या देना है हमें, x इज इक्वल टू -1 देना है। तो सेम पॉलिनोमियल में इसी में हमें x की जगह पे -1 रिप्लेस करना है। तो p ऑफ -1, यहाँ पे x था तो यहाँ पे मैंने -1 रिप्लेस किया। 5 मल्टीप्लाइड बाय -1-3। पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 1 जा 5, लेकिन वो माइनस है तो -5 -3। दोनों टर्म जो है, दोनों के दोनों नंबर निगेटिव है तो आंसर निगेटिव ही आएगा। तो p ऑफ -1, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या आई, -8। लेकिन कब, जब हमने इनपुट यानी कि x की जगह पे -1 रिप्लेस किया तब। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं अभी हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हमें x इज इक्वल टू 2 रिप्लेस करना है। कहाँ पे,
इन p ऑफ x, मतलब इसी पॉलिनोमियल में। तो p ऑफ x यानी p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3, ये x की जगह पे 2 आ गया। पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, 5 2 जा 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो p ऑफ 2 क्या आया? तो p ऑफ 2 आया है 7। तो ये है हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर। ओके, आई होप समझ में आया होगा, सिंपल है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलो। ओके, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जैसे ही नए वीडियो मिलेंगे, अपलोड होंगे चैनल के ऊपर, सबसे पहले आपको वो वीडियो मिलने वाले हैं। चलो फिर बढ़ते आगे। अभी आगे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पॉलिनोमियल में यहाँ पे लिख के देता हूँ, 7s² माइनस 4 सॉरी 7s² माइनस 4s प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। अभी इसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया है? s। तो हमें एक एक करके, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है सेम इसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले के लिए पुट s इज इक्वल टू 0। ये जो s है इसकी जगह पे हम 0 रिप्लेस करेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 6। 0 का स्क्वायर क्या होगा? जब कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो पहले पावर को सॉल्व करो, बाद में मल्टीप्लीकेशन करो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन करते, बाद में स्क्वायर क्यूब जो भी पावर है वो करते। नहीं, पहले पावर करो, बाद में मल्टीप्लाई। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 7 0, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस 6 कितना? 6। तो यहाँ पे आंसर मिला हमें सिर्फ 6। सेकेंड, पुट s इज इक्वल टू -3। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम s की जगह पे -3 रिप्लेस करेंगे, तो कैसे आएगा आंसर? 7 मल्टीप्लाइड बाय -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 6, दिए हुए एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले क्या बोला मैंने? पावर सॉल्व करो। अभी यहाँ पे गलत होने के चांसेस है, ऊपर 0 था तो आंसर 0 ही आ जाता, लेकिन यहाँ पे अभी 0 नहीं है। बच्चे अगर पहले स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और बाद में स्क्वायर करेंगे तो गलत आंसर माना जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना है स्क्वायर। 9 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और ये माइनस दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस 12, और आखिरी का 6 एज इट इज। 9 7 जा 63 प्लस 12 प्लस 6 कितना? 18। अभी इन दोनों की करना है हमें एडिशन। 8 प्लस 3 11, कैरी 1 7 और 6 और 2 कितना? 8। तो आंसर है 81। जब हमने ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे s की जगह पे -3 रिप्लेस किया तो आंसर 81 आया। अभी थर्ड के लिए पुट s इज इक्वल टू 4। 7 मल्टीप्लाइड बाय s की जगह पे आएगा 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय s की जगह पे आएगा 4 प्लस 6। पहले क्या करना है बच्चों? स्क्वायर या मल्टीप्लीकेशन? पहले स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस ये कर दो, 4 4 जा 16 प्लस 16। अभी यहाँ पे गलत करना नहीं, क्या बता रहा हूँ सुनो। पहले मल्टीप्लीकेशन करो, जल्दबाजी में ये नहीं करना है। ये 16 है, 16 16 माइनस 16 कैंसल। जल्दबाजी में गलती करना नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 कितना? 11 माइनस 16 प्लस 6। मैंने ये एज इट इज रखा है, अभी मैं सिंप्लीफाई करूंगा। 112 माइनस, अभी देखो ये -16 है और ये +6 है, माइनस और प्लस इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, आंसर आएगा 10। ऐसे नहीं होगा 16 + 6 22, ये गलत है, आपने साइन छोड़ दिया। ओके, अभी आगे 112 माइनस 10 कितना? 102। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, स्पेशली ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे गलत होने के चांसेस है, तो जरा ध्यान से इनको सिंप्लीफाई करना, समझा? चलो बढ़ते हैं हम आगे। अभी आगे ये है वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, जरा यहाँ पे कंडीशन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि कंडीशन अगर आपने मिस कर दी, थोड़ी सी भी चीज अगर यहाँ पे मिस कर दी तो समझ जाओ तुम्हारा एक्सप्रेशन अलग आएगा। तो कैसे करते, चलो देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं, क्या है यहाँ पे? द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर। अच्छे से रीड करना है, यहाँ पे गलती किया मतलब समझो इक्वेशन गलत। सलील्स एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब +3 नहीं है, +3 का मतलब होता है मोर देन, यहाँ पे प्लस नहीं है, 3 टाइम्स है। टाइम्स बोला मतलब क्या हो गया? वो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा?
मल्टीप्लीकेशन, 3 टाइम्स बोला है। किसका एज? सलील के मदर का एज 3 टाइम्स है। किसके 3 टाइम्स है? सलील के प्रेजेंट एज के साथ, मतलब सलील की जो मदर है उसका जो एज है, सलील का जो भी एज होगा उसका 3 टाइम्स है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे कि सलील का एज क्या है। अभी देखो किसके लिए वेरिएबल कंसिडर करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यहाँ पे दिक्कत ये होती है, सर किसके लिए वेरिएबल यूज करना। हमें तो पता है कि यहाँ पे क्वांटिटी अननोन है, लेकिन अननोन के लिए वेरिएबल एक्स कंसिडर करते हैं, वाई कंसिडर करते हैं, लेकिन किसके लिए? देखो, आप जब कंडीशन रीड करोगे तो आपको जरूर इतना जरूर तो पता चलेगा कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है, इतना तो आप जज कर सकते हो। तो जो क्वांटिटी जिसके ऊपर डिपेंड होती है उसके लिए वेरिएबल कंसीडर करना है। इसका मतलब क्या, ये जो इक्वेशन, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में सलील की जो मदर है उसका जो एज है वो सलील के एज से रिलेटेड है। मतलब सलील का जो मदर है का जो एज है ये हमें पार्शली पता है। पार्शली कैसे पता है? मदर का एज सलील से 3 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन सलील का क्या है एक्चुअल में, मतलब सलील का प्रेजेंट एज हमारे लिए कंप्लीटली अननोन है। तो ऐसे कंप्लीटली अननोन क्वांटिटी के लिए वेरिएबल कंसीडर करना है, समझा? तो अभी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेट सलील्स एज बी। अभी ये एज है तो इसको हम एक्स ईयर कंसीडर करेंगे, वाई आर एस मतलब ईयर्स। तो फिर देयरफॉर मदर का एज क्या होगा फिर? सो देयरफॉर मदर्स एज क्या बोला है? मदर्स एज इज 3 टाइम्स, मतलब जो सलील का एज है उसका 3 गुना है, मतलब 3x। ये कौन से एजेस है? प्रेजेंट एजेस हैं, सलील्स प्रेजेंट एज। लेट मी राइट दिस वर्ड ऑल्सो, प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज। ओके, ये प्रेजेंट एजेस हो गए। अभी आगे क्या बोला है उन्होंने? आफ्टर आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड अप टू 70। इसका मतलब क्या? 5 साल के बाद उन दोनों के एजेस की अगर हमने सम कर दी तो वो 70 आएगी। अभी ये जो हमने एजेस लिखे हैं ये तो प्रेजेंट है, लेकिन 5 साल के बाद कितने ये हमें पता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद सलील का एज क्या होगा? आफ्टर 5 years सलील्स एज 5 साल बाद, मतलब 5 years ऐड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे? ऐड होंगे। तो अगर सलील का प्रेजेंटेज एक्स है तो 5 साल के बाद सलील का प्रेजेंटेज एक्स प्लस 5 years हो जाएगा। और मदर का एज क्या होगा? मदर्स एज, ओके, मदर का आज का एज 3x है, तो 5 साल बाद मदर भी तो 5 years से बढ़ जाएगी, 3x प्लस 5 years। ओके, अभी ये 5 साल बाद उनके जो एजेस है फ्यूचर वाले वो एजेस दिए हैं। बोला क्या गया है फिर उस वक्त उनके एजेस की सम 70 है। तो फिर कंडीशन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगा? एज पर कंडीशन, ओके, एक्स प्लस 5, एक मिनट, एज पर कंडीशन क्या बता रहा था मैं? जो कंडीशन दी हमें अभी वो कंडीशन के हिसाब से हम अरेंज करेंगे। कब? जब 5 years के बाद उनके एजेस थे उनको हमें ऐड करना है। एक्स प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा उस वक्त एडिशन? 70 होगा। अब ये जो x है और ये जो 3x है ये सिमिलर टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स की होती है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटर। अभी ये प्लस है ये भी प्लस है तो ये ऐड हो जाएंगे, 3x प्लस 1x हो जाएगा 4x, ये 5 और ये 5 कितना हो जाएगा? 10, और ये अगर मैं राइट में शिफ्ट करूंगा तो वो 70 माइनस 10 होगा। तो क्या आएगा? 4x इज इक्वल टू 60। अभी मुझे चाहिए x, तो x कैसे फाइंड करेंगे? 60, एक मिनट लेट मी इरेज दैट। अभी हमें चाहिए x, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ये 4 को राइट में लेके जाएंगे, ओके, और ये अपॉन में जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू हाउ मच? x इज इक्वल टू 15। और x क्या है? x इज अ प्रेजेंट एज ऑफ सलील, तो इसका मतलब हमें प्रेजेंट एज मिल गया सलील का और वही फाइंड करना था। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील क्या है? x इज इक्वल टू 15 ईयर्स, ओके, और मदर का एज क्या है? मदर्स एज 3x है ना, तो 3x मतलब क्या? 3 मल्टीप्लाइड बाय 15, 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 यानी 45 ईयर्स।
तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आगे क्या बोला है, ध्यान से सुनो। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए किसके बीच में, टू पॉजिटिव इंटीजर के बीच में, लेकिन वो कौन से इंटीजर है ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि उन दोनों की सब्ट्रैक्शन 63 आती है। अभी आगे क्या बोला है, जो दो नंबर हमें फाइंड करने हैं वो तो हमें दिए नहीं है, लेकिन उन दोनों नंबर का जो रेशो है वो 2:5 है। जब कभी भी किसी क्वांटिटीज में, किसी एक्सप्रेशन में क्वांटिटीज का रेशो दिया जाता है तो ऐसे केस में हमें कॉमन मल्टीपल कंसीडर करना पड़ता है। और बोला गया है फाइंड द बोथ नंबर, तो हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रेशो क्या है, 2:5। सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या होगा फिर, सो फर्स्ट नंबर विल बी 2x एंड अदर नंबर क्या होगा 5x। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि रेशो है, और जब कभी भी रेशो दिया जाता है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये रिड्यूस फॉर्म में आती है। तो इसीलिए हमें उनका कॉमन मल्टीपल कंसीडर करना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पे x कंसीडर किया है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम k कंसीडर करें क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये दो नंबर हो गए, अभी इन दोनों नंबर की क्या चाहिए हमें, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस बोला है ना, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन चाहिए, और वो सब्ट्रैक्शन कितना है 63। तो अभी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। देखो क्या बोला है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है और सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव है। ये कब पॉसिबल होगा, देखो सब्ट्रैक्शन तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2x माइनस 5x या फिर 5x माइनस 2x। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट, अगर आपने गलत स्टेटमेंट लिख दिया तो फिर आंसर गलत आएगा। तो फिर इसमें से सही कौन सा होगा, देखो हमें क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दोनों इंटीजर पॉजिटिव है, और वो जो डिफरेंस है वो 63, मतलब सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आ रही है। और दो नंबर की सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव तभी आती है जब हम स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से सब्ट्रैक्ट करते। तो इन दोनों में लार्जर कौन सा दिख रहा है, तो इन दोनों में लार्जर मुझे 5x दिख रहा है, और ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे 5x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 63, जो क्वेश्चन में दिया है उन्होंने। सो 5x माइनस 2x कितना, 3x इज इक्वल टू 63। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 63 अपॉन 3। तो x क्या आएगा, सो x इज इक्वल टू 21। 63 को अगर 3 से डिवाइड किया तो 21 आएगा। अभी 21 आ गया, हमें चाहिए वो दोनों नंबर। तो अभी ये दोनों नंबर तो 2x और 5x है ना, सो देयरफॉर दीज नंबर्स आर, पहला नंबर 2x है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 यानी कितना 42। दूसरा नंबर 5x है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 21 यानी कितना 105। तो ये हो गया हमारा आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, नन्ना मुन्ना सा, चलो हमने इसको सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं हम आगे की क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी किया है इसमें। क्या बोला है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज क्वाइंस। ध्यान से सुनो क्या बोला गया है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। मतलब रूबी के पास दो प्रकार के कॉइन है, एक है 2 रुपीज के कॉइन और एक है 5 रुपीज के कॉइन। तो उन्होंने कंडीशन में क्या बोला है, जितने उसके पास 5 रुपीज के कॉइन है उससे ज्यादा 2 रुपीज के कॉइन है, लेकिन 2 रुपीज के कॉइन 5 रुपीज के कॉइन से कंपैरिजन में कितने ज्यादा है, 3 टाइम्स। इसका मतलब 2 रुपीज के कॉइन उसके पास 3 गुना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाने की बात करूं, अगर रूबी के पास 5 रुपीज के दो कॉइन है, कितने कॉइन है, दो कॉइन है, तो 2 रुपए के कितने कॉइन होंगे, क्या बोला है, जितने 5 रुपीज के कॉइन है उससे 3 गुना ज्यादा। इसका मतलब अगर 5 रुपए के दो कॉइन है तो 2 रुपए के कितने होंगे, 2 के 3 गुना यानी 6 कॉइन्स होंगे। इस तरीके से उनका कहने का मतलब है। तो अभी जितने भी कॉइन्स होंगे उन सारे कॉइन्स की जो भी एडिशन आएगी, अमाउंट की नंबर ऑफ कॉइन्स की नहीं, जो उसके पास अभी कॉइन्स है, तो शी हैज टोटल रुपीज 88। मतलब उसके पास जितने भी कॉइन्स होंगे उन कॉइन्स की टोटल अमाउंट है 88। तो बोला क्या गया है, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो फिर उसके पास 5 रुपए के कितने कॉइन है और 2 रुपए के कितने कॉइन है ये पूछा है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर देंगे लेट शी हैज। अभी देखो यहाँ पे 2 रुपए के कॉइन जो है, 2 रुपए का कॉइन का जो नंबर है
वो 5 रुपीज के ऊपर डिपेंड है, तो हम 5 रुपीज वाले कॉइन्स को एक्स कंसीडर करेंगे। सो लेट शी हैज एक्स कॉइन्स ऑफ ₹5 एंड अभी 5 रुपीज के अगर एक्स कॉइन है तो 2 रुपीज के कितने होने चाहिए, क्या बोला है 3 टाइम्स, तो इसका मतलब एंड 3x कॉइन्स ऑफ ₹2, तो 2 रुपए के उसके पास 3x कॉइन्स होने चाहिए। अभी देखो अगर मेरे पास 5 रुपए का एक कॉइन है तो मेरी टोटल अमाउंट कितनी होगी, 5 रुपए की 5 होगी। देखो जैसे कि मेरे पास 5 रुपए का एक कॉइन है तो टोटल अमाउंट 5 रुपए के कॉइन की 5 हो जाएगी। मेरे पास 5 रुपए के 2 कॉइन है तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर मेरे पास 5 रुपए के 3 कॉइन्स है तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएंगी, 15। ऐसे ही मेरे पास अगर 5 रुपए के एक्स कॉइन्स है तो मेरी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5x। आर यू गेटिंग? तो अभी इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, अभी जितने भी कॉइन्स होंगे उन सारे कॉइन्स की टोटल अमाउंट हमें करना है, सिर्फ न कॉइन्स की एडिशन नहीं करना है। ओके, तो क्या बोला है, टोटल अमाउंट इज 88। तो अभी हम, मेरे पास 5 रुपए के कितने कॉइन से, एक्स कॉइन से, तो 5 रुपए की टोटल अमाउंट कितनी हो जाएंगी, 5x प्लस 2 रुपए के कितने कॉइन से मेरे पास, 3x कॉइन से, तो 2 रुपए की टोटल अमाउंट कितनी हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x, और इन सब की टोटल अमाउंट कितनी है, 88। ओके, चलो ऐड करते हैं। 5x प्लस पहले मल्टीप्लीकेशन 6x इज इक्वल टू 88। 5x और 6x कितना हो जाएगा, 11x इज इक्वल टू 88। सो x इज इक्वल टू कितना, 88 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 8। लेट मी चेंज द कलर। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 आंसर आएगा। ओके, तो x हमने किसको कंसीडर किया है, x आर द 5 रुपीज कॉइन। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने हैं, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 8। हमें x की वैल्यू 8 मिली ना, तो इसीलिए x आया। ओके, तो अभी हमें किसके कॉइन चाहिए, 2 रुपीज कॉइन्स के। सो देयर फोर नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं, 3x है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 24। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। कितने पीसेस में कट किया है, 2 पीसेस में। किसको कट किया है, सपोज ये एक लेंथ है, ओके, ये एक वायर है, तो ये वायर को उसने 2 हिस्सों में कट किया है। अभी ये जो 2 हिस्सों में कट किया, शायद उसने सपोज यहाँ से कट किया, तो ये जो पहला हिस्सा है और ये जो दूसरा हिस्सा है, ये दोनों अलग अलग लेंथ के हैं। मतलब एक एक जो हिस्सा है वो छोटा है और दूसरा जो हिस्सा है वो बड़ा है। अभी कितना छोटा कितना बड़ा, वो कंडीशन के रूप में उन्होंने यहाँ पे दिया है। क्या बोला है, देखो, द लॉन्गर पीस, मतलब ये जो बड़ा वाला जो हिस्सा है ये 4 टाइम्स है किसका, शॉर्टर पीस का। मतलब अगर मैंने शॉर्टर पीस को x कंसीडर किया तो लॉन्गर पीस मुझे मिलेगा 4x। 4 टाइम्स बोला है ना, तो बोला क्या गया, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो फिर इन दोनों पीसेस की एग्जैक्ट लेंथ कितनी होगी। यहाँ पे लॉन्गर पीस जो है वो शॉर्टर पीस के ऊपर डिपेंड है, किस तरीके से, 4 टाइम्स। क्या बोला उन्होंने, लॉन्गर पीस की लेंथ छोटे के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है, लेकिन छोटा कितना है उसी को हम कंसीडर करेंगे। लेट शॉर्टर पीस हैज x फीट लेंथ। ओके, इसको हम x फीट लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। सो देयरफॉर लॉन्गर पीस की लेंथ क्या होगी, सो लॉन्गर पीस हैज लेंथ कितनी होगी, फिर 4 गुना बड़ी ना, तो 4x कहलाएगी। शॉर्टर की अगर x है तो लॉन्गर की 4x होगी। अभी इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे पूरी वायर मिलेगी कितनी, 300 फीट की। तो क्या आएगा फिर, x प्लस 4x इज इक्वल टू 300। x प्लस 4x यानी कितना, 5x इज इक्वल टू 300। x इज इक्वल टू 300 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये अपॉन में आ जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना, 60। और x क्या है, x इज अ लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ
शॉर्टर इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 60 फीट, यूनिट भी देना है, डोंट फॉरगेट टू पुट यूनिट, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस की लेंथ कितना है 4x, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज इक्वल टू 240 फीट। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी तरीके का है लेकिन रेक्टेंगल से रिलेटेड है। क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इस तरीके से होता है जिसकी लेंथ जो है क्या बोला है 3 मोर देन ट्वाइस। कंडीशन ध्यान से सुनो, सिर्फ 3 मोर देन नहीं है, ट्वाइस भी बोला है। किसका, ट्वाइस इट्स विड्थ एंड पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन। अभी पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ओके, लेकिन लेंथ और ब्रीथ क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कंडीशन में क्या बोला है कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रीथ के कंपैरिजन में देखो इस तरीके से दिया है। क्या बोला है, लेंथ 3, जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, किसका ट्वाइस, विड्थ का। ओके, तो विड्थ अगर मैंने x कंसीडर किया है तो विड्थ का ट्वाइस प्लस 3 इतना लेंथ है इसका रेक्टेंगल का। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा लेट द, सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रीथ कंसीडर कर लेंगे क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रीथ के ऊपर डिपेंड है। ओके, लेट द विड्थ यानी ब्रीथ विड्थ बी x सेंटीमीटर, सो देयरफॉर लेंथ क्या होगी, क्या बोला है लेंथ 3 मोर, मोर मतलब प्लस 3, किससे मोर, ट्वाइस द विड्थ, विड्थ जो है उसके ट्वाइस से ज्यादा है प्लस 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गई लेंथ। सो क्या बोला है पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 लेंथ कितना है 2x प्लस 3 प्लस ब्रीथ कितना है x, इनको सिंप्लीफाई करेंगे पहले ब्रैकेट को। पेरीमीटर कितनी दी है 24, तो लेफ्ट हैंड साइड में 24 मैंने लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर ये 2x है और ये x है, इन दोनों की पहले एडिशन होगी। ओके, तो 2x प्लस x कितना 3x प्लस 3 एज इट इज रहेगा, ये 3 इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल वाली टर्म है और ये कांस्टेंट है। तो 24 इज इक्वल टू ये जो 2 मल्टीप्लाई है इसको अगर मैं अपॉन इधर शिफ्ट किया तो ये अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 3, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12, अभी ये जो प्लस 3 है इसको अगर मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो माइनस इज इक्वल टू ये 3x एज इट इज, सिंप्लीफाई करेंगे 12 माइनस 3 कितना 9 इज इक्वल टू 3x, सो x कितना होगा 9 अपॉन 3, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, तो ये है विड्थ, तो विड्थ कितनी आई, तो देयरफॉर विड्थ इज इक्वल टू x यानी कि 3 सेंटीमीटर। लेंथ फाइंड करना है हमें, लेंथ कितना है 2x प्लस 3, यानी कि मुझे ये जो x है यहाँ पे 3 को रिप्लेस करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा बाद में एडिशन, 3 2 जा 6 प्लस 3 यानी कितना 9 सेंटीमीटर, तो ये है लेंथ और ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहाँ पे कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ